हेलो दोस्त, आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक एम स्टडी में स्वागत है। मैं आपका दोस्त गौरीशंकर अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए आज इलेक्ट्रिकल से संबंधित क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपको हर भर्ती की जो इलेक्ट्रिकल से संबंधित भर्ती है उसके लिए बड़े ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगें तो दोस्तों आप इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और इसके साथ ही मैं अपना शुरू करता हूँ क्वेश्चन। तो दोस्तों, मेरा पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आपको दिख रहा है, तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरणा पर करता है, स्व प्रेरणा पर करता है, या ओम के नियम, या फ्लेमिंग का नियम? तो ट्रांसफार्मर करता है अन्योन्य प्रेरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एक्यूरेट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ट्रांसफार्मर में जिस वाइंडिंग को इनपुट से जोड़ा जाता है, इनपुट से संयोजित की जाता है, वह कहलाती है। तो वह कहलाती है प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग, या कोर वाइंडिंग। तो जिससे इनपुट जोड़ा जाता है वह कहलाती है प्राइमरी वाइंडिंग, और जिसे आउटपुट प्राप्त किया जाता है वह कहलाती है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसफार्मर कौन सी धारा पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर कौन सी धारा पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर करता है प्रत्यावर्ती धारा, या दिष्ट धारा, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी पर, यानी अल्टरनेटिंग करंट पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर डीसी पर नहीं कार्य करेगा, क्योंकि डीसी पर आर का मान लगभग कम हो जाता है, और डीसी में एफ भी नहीं होती, यानी फ्रिक्वेंसी शून्य होती है। इसलिए ट्रांसफार्मर आर का मान 0 होगा। ट्रांसफार्मर जल सकता है, या जल भी जाता है, इसलिए ट्रांसफार्मर दिष्ट धारा पर कार्य नहीं करेगा। तो इसका आंसर ए एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ट्रांसफार्मर की दक्षता यानी इफिशियंसी, ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? तो ट्रांसफार्मर में कोई हानि नहीं होती है, यानी लॉस बहुत कम होता है, यानी ये है कि स्थैतिक है, इसलिए इसमें हानि का मान लगभग नहीं होता है। तो इसलिए इसकी ट्रांसफार्मर की दक्षता 70 से 78 होगी, या 50%, या 50 से 80, या 90 से 98। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता होगी 90 से 98%। तो इसका आंसर हो जाएगा डी सही। क्वेश्चन नंबर 5। ट्रांसफार्मर की करोड बनी होती है, लोहे की बनी होती है, एल्यूमिनियम की बनी होती है, या सिलिकॉन स्टील की, या चुंबक की? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर की कोर बनी होती है सिलिकॉन स्टील की। क्वेश्चन नंबर 6। जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज को घटाकर, यानी इनपुट V को कम कर देता है, तो वह कहलाता है उच्चायक, अपचायक, या दोनों, या इनमें से कई नहीं। उपचायक यानी स्टेप अप, अपचायक यानी स्टेप डाउन। तो ये हो जाएगा स्टेप डाउन यानी अपचायक। इसका आंसर हो जाएगा बी एक्यूरेट। क्वेश्चन नंबर 6। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको शेयर, लाइक और कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है? ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है, तो वे हो जाएगा ब्रीदर ट्रांसफार्मर का भाग है, कंजर्वेटर है, आर्मेचर नहीं है, और क्रोड ट्रांसफार्मर का भाग क्रोड भी है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा सी एक्यूरेट, यानी आर्मेचर ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8। ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र। ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र हो जाएगा आउटपुट बटा में इनपुट गुणा में 100 होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा इनपुट बटा में आउटपुट बटा में इनपुट, आउटपुट बटा में इनपुट,
और इनपुट बटा में आउटपुट, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आउटपुट बटा में इनपुट गुणा में 100। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रांसफार्मर में भंवर द्वारा हानि को रोकने के उपाय, लेमिनेटेड कोर, लोहे कोर, ऑटो वाइंडिंग या ये सभी। तो ट्रांसफार्मर में भंवर द्वारा यानी एडी करंट को रोकने के लिए लेमिनेटेड कोर बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, किस प्रकार के संयोजन के लिए न्यूट्रल पॉइंट की आवश्यकता नहीं होती है? न्यूट्रल तो ऑप्शन देखिए, स्टार की, ऑटो की, प्राइमरी या डेल्टा। तो स्टार कनेक्शन में तो न्यूट्रल होता है, ऑटो ये कोई कनेक्शन नहीं होता है, प्राइमरी ये कनेक्शन नहीं होता है, डेल्टा हाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा डेल्टा संयोजन में स्टार पॉइंट की आवश्यकता नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11, सिलिका जेल कहाँ भरा होता है? सिलिका जेल ब्रीथर में होता है, कंजर्वेटर में होता है, कोर में होता है या वाइंडिंग में होता है? तो ब्रीदर इसका आंसर ए से ही हो जाएगा, क्योंकि ब्रीदर में सिलिका जेल भरा होता है। कंजर्वेटर में होता है तेल भरा। कोर पर वाइंडिंग होती है और वाइंडिंग में होता ही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12, एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर कहलाता है। एक वाइंडिंग, स्टेप अप, स्टेप डाउन, ऑटो या इनमें से कोई नहीं। एक वाइंडिंग वाला ट्रांसफार्मर, ये इनपुट और इसी वाइंडिंग का एक भाग हो जाएगा आउटपुट, इसी में ही, तो इसका हो जाएगा ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 13, ट्रांसफार्मर की रेटिंग KW, KVA या KA या KM। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग हो जाएगी KVA में होती है, क्योंकि इसका पावर फैक्टर होता है और पावर फैक्टर लोड पर निर्भर करता है। लोड पर निर्भर करेगा तो इसकी KVA में हो जाएगी। उसके बाद लोड के पावर फैक्टर के अनुसार ये KW में बाद में परिवर्तित करना होता है, तो इसकी आंसर हो जाएगा बी सही, KVA। क्वेश्चन नंबर 14, ट्रांसफार्मर किस प्रकार की मशीन है? घूर्णीय मशीन है या चल मशीन है या स्थैतिक है या ये सभी है? तो ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक मशीन है, यानी स्टैटिक डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 15, ट्रांसफार्मर कोर की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? क्रोड की संरचना में एक होता है, दो होता है, तीन होता है या चार होता है? तो क्रोड 3 प्रकार की होती है, तो यानी क्रोड के आधार पर ट्रांसफार्मर हो जाएगा 3 प्रकार का, क्रोड, सेल और बेरी, 3 प्रकार का था, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 16, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आउटपुट धारा होती है, बढ़ती है, घटती है या बराबर होती है या ये सभी? तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में स्टेप अप यानी वी को ये बढ़ा रहा है तो वी बढ़ेगी और आई घट जाएगी, तो इस प्रकार इसका हो जाएगा घटती है, बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर एक पी यानी शक्ति को ट्रांसफर करता है, शक्ति या ऊर्जा यानी ई को ट्रांसफर करता है, इसलिए वी और आई में ही परिवर्तन होंगे, तो वी बढ़ेगी तो आई घटेगी, यानी इसका आंसर बी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, यदि प्राइमरी वाइंडिंग में सेकेंडरी वाइंडिंग से अधिक लपेट हो, यानी प्राइमरी वाइंडिंग में सेकेंडरी से अधिक लपेट हो, यानी प्राइमरी मायने और सेकेंडरी, प्राइमरी मायने अन्य ज़्यादा है और सेकेंडरी में अन्य कम है, तो क्या होगा? यानी रेशो आ रहा है 1 से कम, यानी रेशो होता है ट्रांसफार्मर का
N2 बटा में N1, यानी N2 कम है N1 ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, स्टेप अप होगा या स्टेप डाउन होगा या ऑटो होगा या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो क्वेश्चन ऑप्शन कट ही जाते हैं, ये बचते हैं। तो 1 से रेशो यानी अनुपात कम होगा तो ट्रांसफार्मर हो जाएगा स्टेप डाउन, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 18, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में बढ़ता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में बढ़ता है। ये क्वेश्चन सेम नेक्स्ट के समान ही हो गया है। वोल्टेज बढ़ती है, धारा बढ़ती है या पावर बढ़ती है या ये सभी। तो इसका आंसर ये सभी तो नहीं हो सकता, पावर ये ट्रांसफ़र करता है, यानी ये दो तो आंसर नहीं होंगे। अब बचा धारा और वोल्टेज। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ेगी तो आई घटेगी। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बढ़ता है। सॉरी, कंजर्वेटर में क्या भरा होता है, कंजर्वेटर में क्या भरा होता है, सिलिका जेल, हवा, ऑप्शन 2 और है पानी, तेल। तो कंजर्वेटर में पानी तो भरा ही नहीं होता, तो ये कट जाता है। हवा वही नहीं होती, सिलिका जेल ब्रीदर में भरी होती है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा तेल भरा होता है, यानी इसका आंसर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग कैसा हो जाता है, नमी सोखने के बाद गुलाबी हो जाता है, नीला हो जाता है, काला या हरा। तो नमी सिलिका जेल सूखी अवस्था में, यानी सूखी अवस्था में सिलिका जेल होती है आसमानी नीली, आसमानी नीला होता है, और नमी ग्रहण करने के बाद ये हो जाता है गुलाबी रंग का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन ये थे। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना। तो दोस्तों चलता हूँ मैं, ओके बाय।